हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आईडीडी के सिलेबस में परिवार के साथ काम करना, परिवार और समुदाय, कम्युनिटी एंड फैमिली, फैमिली एंड कम्युनिटी, इस बुक्स के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इस बुक्स में हमारे सहयोगी ज्ञान सर कुछ आप लोगों को जानकारी दिए हैं। इसके बाद में नया टॉपिक है, टॉपिक चेंज है, उनका टॉपिक कुछ और था। मेरा टॉपिक है परिवार के साथ काम करना, वर्क विथ फैमिली। परिवार के साथ काम करना, इसमें क्या है? वर्क विथ फैमिली है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए जो हम दिव्यांग व्यक्ति का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसका मानदंड हमारी एक संस्था है जो देश लेवल पर है, राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान परिवार आवश्यकता सारणी। ये डेवलप किया गया है राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ, NIMH। मेंटल हेल्थ कह सकते हैं क्योंकि मेंटल इलनेस जो है मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट है। तो ये हमारी संस्था जो है आज के समय में तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, सिकंदराबाद में यह संस्था स्थित है। यही मानदंड तय करती है जिसके आधार पर हम मानसिक रोगियों का डेटा कलेक्ट करते हैं। NIMH, इसका मुख्य कार्य क्या है? NIMH का यह जो संस्था है, यह मानसिक विकारों पर शोध करने वाली संस्था है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ये शोध करती हैं और मनोरोगी की संख्या का तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। यह संस्था जो है अपने साथ साथ बाकी सहयोगी संस्थाओं और यूनिवर्सिटी जो हैं उनको सपोर्ट करता है। मानसिक स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जाए, क्या उपचारात्मक उपाय हैं, वो हैं इस संस्था के प्रमुख कार्य हैं। NIMH को बहुकेंद्रीय परियोजना भाग के रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना में परिवार को मजबूत बनाना, जानकारी की पहचान करना, मानसिक मंद व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची विकसित करने की जरूरत महसूस किया गया था। राष्ट्रीय वित्त पोषित वर्ष 1993-94 के राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकंदराबाद द्वारा यह विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक मंद व्यक्तियों के परिवारों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए
मानसिक मंद जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उन परिवारों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उन नीड्स की पहचान की जाएगी। क्योंकि हम जब किसी आवश्यकता को समझेंगे, जानेंगे कि हमारी जरूरतें क्या हैं, तभी हम उसके नैदानिक उपाय खोज सकते हैं। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो हमें आवश्यक होता है उसका हम आविष्कार करते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पहचान करेंगे। परिवार के हस्तक्षेप की जरूरतों को प्राथमिकता देने में मदद करेंगे। पारिवारिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में सहायता करेंगे। इसके विषय क्या है? NIMH जो है परिवार आवश्यकता सारणी, इसमें है माता पिता। एक है NIMH परिवार आवश्यकता सारणी जिसमें भाई बहन है। NIMH परिवार आवश्यकता सारणी है जो दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। एक चार्ट जो है जिसमें भाई और बहन की क्या आवश्यकताएं हैं। और एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माता पिता। क्योंकि बच्चे को जन्म माता पिता दिए हैं तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी उनकी होती है। इस चार्ट का जो डेवलपमेंट किया गया है वो साइंटिफिक तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके कुछ भी हम रख देंगे उस चार्ट में। यह चार्ट है देश के प्रमुख संस्थान जो हमारे हैं उसके द्वारा विकसित और डेवलपमेंट किया गया है। हमारे देश के टॉप विशेषज्ञ इसमें भाग लिए हैं और इनके द्वारा यह चार्ट तैयार किया गया है। यह प्रारंभिक पहचान करने के लिए अध्ययन करता है। पहले 20 परिवारों के सदस्यों की जरूरतों को पूरा किया गया। पहले क्या किया गया? 20 परिवारों को 20 परिवार के सदस्यों के जरूरत को चार्ट में बनाया गया, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया। अंतिम अध्ययन में 12 परिवार 4 केंद्रों से नमूना लिया गया था। कौन कौन से केंद्र थे? सिकंदराबाद, भोपाल, त्रिवेंद्रम और नई दिल्ली। 4 अलग अलग जगहों से। तेलंगाना में है सिकंदराबाद, मध्य प्रदेश का सेंटर है भोपाल, त्रिवेंद्रम है केरला, साउथ इंडिया, और नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। इन 4 जगहों से इसका नमूना लिया गया। निम्न, मध्य और उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के एकांकी और संयुक्त परिवार, ग्रामीण शहरी क्षेत्र विशेषताएं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। हम कभी भी किसी एक क्षेत्र को अगर शामिल करेंगे तो ऐसा नहीं संभव हो पाएगा कि हम बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? हमें ग्रामीण, शहरी, सुदूर जगहों पर भी जाना होगा। उनकी क्या समस्याएं हैं। मानसिक मंद सभी स्तर के बच्चों का नमूना लिया गया एवं उम्र के अनुसार 4 वर्ग में विभाजित किया गया। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे एक श्रेणी में किसका रखा गया? जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। दूसरे में
7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं। तीसरा है 13 से 18 वर्ष के बच्चे एवं 19 वर्ष और उससे अधिक। एक क्या रखा गया? 19 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे को रखा गया। इस प्रकार से पहचान करने का प्रयास किया गया। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, उस चार्ट में सबका कॉलम रखा गया। अलग अलग शहर के मानसिक मंद बच्चे को शामिल किया गया। NIMH फेमिनिस्ट के विकास से संबंधित डेटा को पुस्तक में शामिल किया गया है। मानसिक प्रतिरोध वाले व्यक्तियों के भारतीय परिवारों को समझना, पेशावरिया एक्ट आई 1995, NIMH से इसका प्रकाशन हुआ है। इसका आइडेंटिटी कार्ड जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उसमें क्या क्या कॉलम रहेगा? साक्षरकर्ता का नाम, जो व्यक्ति उन परिवार का वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, उसका नाम रहेगा। परिवार संख्या लिखी जाएगी दाईं ओर, उसका पद नाम लिखा जाएगा, संस्था का नाम लिखा जाएगा, कौन सी संस्था उसका सर्वे करा रहे हैं, फिर डेट डाला जाएगा, बच्चे की विशेषताएं क्या हैं, फिर उनका नाम, उम्र, एज के बाद उनका सेक्स क्या है, मानसिक मंदता का स्तर एवं संलग्न समस्या यदि है तो उसका मानसिक मंदता का स्तर क्या है और उसकी समस्या का स्तर क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या हैं, निम्न वर्गीय परिवार है, उच्च आय वाला परिवार है, मध्यम आय वाला परिवार है, परिवार का विशेषता, परिवार का कंडीशंस भी लिखेंगे, परिवार की कुल आय, एनुअल इनकम, परिवार का प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, परिवार की कंडीशंस, नीचे में उसका एड्रेस रहेगा एवं उसका मोबाइल नंबर रहेगा। प्रशासन और अंग के लिए गाइड NIMH FAMNS, यह क्या है? FAMNS का उपयोग करने से पहले साक्षात्कारकर्ता को नैदानिक साक्षात्कार विधि में प्रशिक्षित किया जाता है। जो सर्वे करने व्यक्ति जाता है उसको नैदानिक साक्षात्कार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि सख्त नियम के रूप में इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया जाता है। सबसे पहले क्या करना होगा? NIMH FAMNS का उपयोग शुरू करने से पहले साक्षात्कारकर्ता को परिवार के सदस्यों के साथ पर्याप्त तालमेल की आवश्यकता है। उनको ऐसा लगना चाहिए उस फैमिली को कि हाँ, ये व्यक्ति जो आया है वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उनकी समस्याओं को जानने, समझने, उनकी आवश्यकताओं को समझने और उसका
नैदानिक उपाय यथासंभव विभिन्न जो गैर सरकारी संगठनें हैं या सरकारी संगठन हैं उनके द्वारा समय समय पर उनको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या उनको सहायता दिया जा सकता है। उनको ऐसा लगे कि नहीं, जो भी व्यक्ति आया है हमारे पास वो जिम्मेदारी के साथ आया है, ना कि खाना पूर्ति के। क्योंकि खाना पूर्ति वो समझेंगे तो क्या करेंगे, आपको भी ऐसे टाल मटोल क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। लेकिन जब उनको लगेगा कि नहीं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो वो अपने चिंताओं को आपके साथ शेयर करने में सहज महसूस करते हैं। मानसिक मंद बच्चों के साथ एक हद तक संबंधित परिवार का साक्षात्कार किया जा सकता है। साक्षात्कारता को संबंधित को सूचित करना चाहिए प्रतिवादी की वह यह समझने के लिए कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि परिवार में मानसिक रूप से कमजोर बच्चे होने के कारण उनकी यह वर्तमान जरूरत है। उस परिवार के अन्य बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं, और जो मानसिक मंद बच्चा है उसका आवश्यकता, दोनों में भिन्नता होगी। तो हम परिवार को यह बता सकते हैं, यह समझा सकते हैं कि वह कुछ विशेष प्रश्न पूछ रहा है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं। प्रत्येक उत्तरदाताओं को अलग अलग साक्षात्कार करने के लिए सहमति लेनी चाहिए। संयुक्त रूप से माता पिता या अन्य उत्तरदाताओं के साथ साक्षात्कार केवल तभी किए जाने चाहिए जब परिवार के सदस्य स्वतंत्र साक्षात्कार देने का विरोध करते हैं। संयुक्त रूप से हम माता पिता या अन्य फैमिली मेंबर के साथ तभी साक्षात्कार कर सकते हैं कि जब वो इंडिविजुअल इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। एनआईएमएच में शामिल प्रश्नों को उसी क्रम में पूछा जाना चाहिए कि जिस क्रम में क्वेश्चंस हैं। चार्ट के माध्यम से ही हमें जाना होगा। ये नहीं कि नाम पूछ लिए, पता पूछ लिए और एक बार दूसरा, उसमें का जो सिस्टमेटिक क्वेश्चंस बनाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम सीरियल से क्वेश्चन पूछेंगे। साक्षात्कारता को प्रत्येक प्रश्न को इस तरह से पूछा जाना चाहिए कि जिससे संबंधित प्रतिवादी का निर्णय प्रभावित नहीं हो। जहां भी बच्चे या आपका बच्चा शब्द एनआईएमएच एफएमएनएस प्रश्नों में शामिल है, वहां साक्षात्कारता को उस सूची की जगह बच्चे के नाम से बदलना चाहिए। जैसे बच्चा का नाम हो गया आरव, तो जब हम बच्चे का नाम जान गए तो जब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे उनके माता पिता से, तो आपके बच्चे या आपका बच्चा शब्द का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उस चार्ट के हिसाब से बच्चे का नाम से हम सवाल करेंगे। आरव को क्या पसंद है, क्या कर सकता है, अब खाना अपने से खा सकता है, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उसके नाम लेकर के हम बोलेंगे। तो बच्चा भी सहज महसूस करेगा और उसके माता पिता भी। परिवार के सदस्यों ने जहां भी संकेत दिया है, संबंधित परिवार के गुणात्मक छाप को
दर्ज करने के लिए टिप्पणी कॉलम का उपयोग करेंगे। रिमार्क्स कॉलम होगा, उसमें उनके रिमार्क्स को हम दर्ज करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए साक्षात्कारकर्ता को रेटिंग प्राप्त करनी चाहिए। संबंधित प्रतिवादी उपयुक्त अ ब कॉलम में स्कोर दर्ज करें। पूर्व हस्तक्षेप अंक अ कॉलम में और बाद के हस्तक्षेप ब के कॉलम में दर्ज किए जाने चाहिए। निम्नलिखित अंकों के पैटर्न का पालन किया जाना चाहिए। हम कॉलम में 2 लिखेंगे। कब? जब प्रतिवादी बहुत विशेष आवश्यकता वाली वस्तु के रूप में बताता है, और कॉलम में 1 दर्ज करेंगे प्रतिवादी विशेष कम आवश्यकता के रूप में बताता है। जब बहुत आवश्यकता वाली वस्तु के रूप में बताता है तो 2, और कम आवश्यकता के रूप में बताता है तो 1 दर्ज करेंगे। 0 कब दर्ज करेंगे? जब प्रतिवादी को विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है, तब हम कॉलम में 0 रखेंगे। प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए उपयुक्त स्थानों पर प्राप्त किया गया अंक, प्रत्येक क्षेत्र के कुल अंक के साथ साथ कुल अंक भी हम दर्ज करेंगे। माता पिता को पूरा करने के बाद माता पिता की प्रोफाइल को पूरा करेंगे। माता पिता का भी हम प्रोफाइल उसमें रखेंगे। परिवार के सदस्यों के परामर्श के अनुसूची में प्रदान की गई जगहों पर परिवार के हस्तक्षेप के लिए लक्ष्यों का चयन करेंगे और लिखेंगे। परामर्श अनुसूची जो है उसके लिए कॉलम में जो जगह दिया गया है, परिवार के हस्तक्षेप के लिए लक्ष्यों का चयन करेंगे और लिखेंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जो चार्ट है उसका उपयोग करेंगे। आवश्यकता सारणी, उत्तरदाता विशेषताएं, नाम, बच्चे के साथ संबंध, उम्र, पता। दाहिने साइड में दिया है डेट, माता पिता, बच्चे के साथ जिनका संबंध होगा माता है या पिता है, उनका शिक्षा लिखेंगे, व्यवसाय लिखेंगे कि उनका पालन पोषण करता है जो, उसका एजुकेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। जब 2 दर्ज करेंगे बहुत आवश्यक है, 1 दर्ज करेंगे थोड़ा आवश्यकता है, और 0 दर्ज करेंगे आवश्यकता नहीं है। अ है पूर्व हस्तक्षेप अंक और ब है बाद के हस्तक्षेप अंक। क्षेत्र आवश्यकता, यह चार्ट आप लोगों के सामने आ गया। यहां पर अंक है और यहां पर टिप्पणियां हैं, रिमार्क्स हैं। क्या आपको अपने बच्चे के दिव्यांगता स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए? क्या आपको अपने बच्चे की आकलन रिपोर्ट की जानकारी चाहिए? जो हम असेसमेंट कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट भी आपको चाहिए? ऐसे क्वेश्चन हम उनसे करेंगे। क्या आपको इस बात की जानकारी की आवश्यकता है कि आपका बच्चा क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये सवाल भी बहुत कठिन है। माँ बाप जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मंद बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड कहा जाता है, सामान्य से वो थोड़ा आईक्यू उनका कम होता है। मॉडरेट होते हैं, उनका बहुत ज्यादा कम होता है। तो अलग अलग विशेषताएं हैं, वे अलग अलग कार्यों को कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको चाहिए।
क्या आपको बच्चे की वर्तमान विशेषताओं पहचान को पहचानने में सहायता की आवश्यकता है जो भविष्य में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं? क्या आपको अपने बच्चे की स्थिति से संबंधित पढ़ने की सामग्री की आवश्यकता है? क्या आपको आपके बच्चे के पोषण विशेष आहार के बारे में जानकारी चाहिए? क्षेत्र 1 का कुल योग, क्षेत्र 2 का कुल योग हम निकालेंगे। क्या आपको सामान्य बच्चे के वृद्धि एवं विकास के बारे में जानकारी चाहिए? क्या आपको अपने बच्चे को ऊपर लाने के बारे में जानकारी की आवश्यकताएं हैं? क्या आपको अपने बच्चे को अनुशासित करने संभालने में मदद की भी जरूरत है? क्या आपको अपने बच्चे के समस्या व्यवहार को प्रबंधन में मदद चाहिए? बच्चे का जो समस्या व्यवहार है इसके प्रबंधन में आपको हेल्प भी चाहिए? क्या आप अपने बच्चे को उसकी दैनिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए जरूरतमंद हैं? क्या आपको जो आपके बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं शिक्षकों के बारे में जानने की आवश्यकता है? क्या आपको अपने बच्चे शिक्षक प्रशिक्षक के साथ कितनी बार बात करने की आवश्यकता है? क्या आपको दूसरे बच्चे की योजना बनाने में मदद की जरूरत है? क्या आपको अपने बच्चे की स्थिति को समझाने के बारे में जानकारी की आवश्यकता है? पति या पत्नी, अन्य भाई बहन, परिवार में अन्य महत्वपूर्ण सदस्य, पड़ोसी और मित्र या अन्य कोई भी होगा तो उसको भी चार्ट में दर्शाएंगे। क्या आपको अपने बच्चे की सेवा जरूरतों को पूरा करने में दूसरों की मदद की आवश्यकता है? जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य, कुल सेवाएं और कुल अंक। क्या आपको उन सेवाओं के बारे में जानकारी की आवश्यकता है जो बच्चे के लिए वर्तमान में उपलब्ध हैं? उनको ये भी पूछेंगे कि सेवाएं जो मिलती हैं गवर्नमेंट स्तर पे उसकी आपको जानकारी है या उसकी जानकारी आपको चाहिए? क्या आपको अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए कौन से प्रशिक्षण केंद्र स्कूल को तय करने में मदद की आवश्यकता है? अगर बच्चा सामान्य स्कूल में जा रहा है, उसके आसपास कहीं विशेष स्कूल हो या जो भी उसकी आवश्यकता हो उसको ध्यान में रखते हुए हम सजेस्ट कर सकते हैं। क्या आपको अपने बच्चे के लिए प्रशिक्षण सामग्री कहाँ से खरीदने के लिए जानकारी की जरूरत है? क्या आपको ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता है जो आपके घर दैनिक, साप्ताहिक या मासिक जा सकते हैं और आपके बच्चे को प्रशिक्षित कर सकते हैं? क्या आपको अपने बच्चे को विशेष सामान्य नियमित स्कूल में प्रवेश के प्रभाव के बारे में जानकारी चाहिए? क्या आपको अपने बच्चे के लिए उपयुक्त व्यवसाय खोजने में सहायता की आवश्यकता है? क्षेत्र 5 कुल अंक, क्षेत्र 6 स्वच्छता। क्या आपके बच्चे से संबंधित कामुकता के मुद्दों पर जानकारी की आवश्यकता है? क्या आपको आपके बच्चे से के शादी से जुड़े मुद्दों की जानकारी चाहिए? क्या आपके बच्चे को छात्रावास में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहायता की आवश्यकता है? आपने अपने बच्चे को एक छात्रावास में रखने का फैसला किया है, क्या आपको यह जानकारी चाहिए कि आपको अपने बच्चे को किस छात्रावास में प्रवेश लेना चाहिए? ऐसा भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्या आपको स्वयं के लिए अधिक समय देने की आवश्यकता है? क्या आपको अपने व्यक्तिगत समस्या के बारे में
किसी से बात करने की आवश्यकता है? क्या आप चिंतित, दुखी महसूस होने पर या फिर उदास होने पर मदद की जरूरत है? क्या आपको अपनी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को प्रबंध करने के लिए सहायता की आवश्यकता है? क्या आपके पास और अधिक दोस्त होने की आवश्यकता है जिनके साथ आप अपने खुशियों और दुख को साझा कर सकते हैं? क्या आपको समान स्थितियों वाले बच्चे के माता पिता के साथ मिलने और चर्चा करने की आवश्यकता है? भौतिक सहायता में क्या है? क्या आपको अपने बच्चे को स्कूल से घर या सर्विस सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र और वापस लाने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता है? क्या आपको अपने बच्चे को स्कूल से घर या प्रशिक्षण केंद्र, सेवा केंद्र से वापस लाने के लिए किसी की आवश्यकता है? क्या आपको जरूरत है घर पर कभी कभी कुछ समय या पूरा समय लेने के लिए कार्यकर्ता की, जो इस संबंधित फील्ड से होंगे? क्या आपको अपने बच्चे के लिए प्रशिक्षण सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? क्या आपको अपने बच्चे की किसी अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की जरूरत है? क्या आपको पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजने में, चर्चा करने में मदद चाहिए? बच्चे के अभिभावक, पति के साथ, भाई बहन के बीच, अन्य महत्वपूर्ण परिवार के सदस्यों के साथ। क्या आपको इस बात की जानकारी की आवश्यकता है कि मानसिक मंदता से ग्रस्त आपका बच्चा अन्य बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है? क्या आपको अपने बच्चे के प्रशिक्षण और व्यवसायिक पहलू के लिए वित्तीय नियोजन में सहायता की आवश्यकता है? क्या आपको आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे को संपत्ति, बचत खाता, पेंशन संबंधी लाभ हस्तांतरण के बारे में जानकारी की आवश्यकता है? क्या आपको मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जानकारी चाहिए? क्या आपको मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कानून की जानकारी चाहिए? ये चार्ट है, इसमें 44 क्वेश्चंस थे। इसके आगे का जो चार्ट है वो चार्ट को आपको कल बताया जाएगा। आज के चैप्टर में इतना, और इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये चार्ट है NIMH का, जो असेसमेंट करने के लिए, बच्चे का सर्वे करने के लिए चार्ट बताया गया है। उसी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही थी कि ये चार्ट जो होता है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं, अपने मन से कोई नहीं ऐड कर सकता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के द्वारा चार्ट दिया जाता है और सर्वे करने वाली टीम सर्वे करती है। कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। परिवार के साथ काम करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? A, तनाव बढ़ता है, B, संबंध मजबूत होते हैं, C, समय बर्बाद होता है, या D, कोई लाभ नहीं होता है। तो संबंध मजबूत होते हैं, परिवार के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो परिवार के सदस्यों के साथ काम करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? संवाद की कमी, आर्थिक लाभ, खुशियां या सहानुभूति? इसका सही आंसर होगा A, संवाद की कमी होगी तो परिवार के सदस्यों के साथ काम करने में चुनौती आ सकती है। परिवार के साथ काम करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत लाभ, टीम वर्क, समय की बर्बादी या सभी कार्य खुद करना?
तो अब क्या करेंगे, टीम वर्क करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट होगा। परिवार के सदस्यों के साथ काम करने से क्या सीखने को मिलता है? असहमति, सहयोग, असंतोष या केवल अपनी सोच? तो इसका सही आंसर होगा बी। परिवार के सदस्यों के साथ काम करने से हमें सहयोग मिलता है। परिवार में काम का सही वितरण कैसे किया जा सकता है? सभी को समान कार्य दे देंगे? सभी को तो एक समान कार्य नहीं देंगे। क्षमताओं के आधार पर कार्य देंगे या सिर्फ बड़े सदस्यों को काम देंगे या कार्य का वितरण नहीं करेंगे? तो हम क्या करेंगे, क्षमताओं के आधार पर कार्य देंगे, जिस काम में वो निपुण है। परिवार के साथ मिलकर काम करने में कौन सी भावना महत्वपूर्ण है? ए ईर्ष्या, बी सहानुभूति, सी उदासी या डी अनुतरिता? तो इसका भी आंसर होगा सहानुभूति। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, कोई कम करता है या ज्यादा करता है या जो भी होता है, तो ये पहले संयुक्त परिवारों में होता था, लेकिन आज के समय में तो संयुक्त परिवार बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया है। इंडिविजुअल में क्या है, लोगों को आजादी मिलती है, स्वतंत्रता होता है, कोई किसी का बाधक नहीं होता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल फैमिली की संख्या, हमारा देश जो था गांवों में निवास करता था, यहाँ अलग सभ्यता और संस्कृति थी, लेकिन हम आजकल के इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। दूसरे की संस्कृति अपनाना हमें अच्छा लगता है और दूसरे लोग जो हैं उनको हमारी संस्कृति सभ्यता अच्छी लगती है। संयुक्त परिवार की बहुत अपनी खासियतें होती हैं, विशेषताएं होती हैं और बहुत ही अच्छा होता है संयुक्त परिवार। किस तरह का काम परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध बनाने में मदद कर सकता है? केवल व्यक्तिगत काम, सामूहिक परियोजनाएं, प्रतिस्पर्धा या विचारों का संघर्ष? तो इसका सही आंसर होगा बी सामूहिक परियोजनाएं। 8वां नंबर है, परिवार के साथ काम करते समय किस प्रकार के संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए? आक्रामक संवाद, निष्क्रिय संवाद, सकारात्मक और खुला संवाद या चुप रहना? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, सकारात्मक और खुला। परिवार में काम करते समय क्या करना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को खुश रखा जा सके? ए सिर्फ अपनी बात सुनना, बी सभी की राय को महत्व देना, सी विवाद करना या डी कोई निर्णय न लेना? तो इसका सही आंसर होगा बी, सभी की राय को महत्व देना। परिवार के साथ काम करने का अच्छा उदाहरण क्या है? परिवार के साथ छुट्टियां मनाना, अकेले काम करना, सिर्फ एक सदस्य का काम करना या घर के काम में सभी का सहयोग करना? तो इसका सही आंसर होगा डी, घर के काम में सभी का सहयोग करना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन थे ये ऐसे है, साधारणतः क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चार्ट के माध्यम से आप लोगों को चार्ट के बारे में समझना है, जानना है और परीक्षा में चार्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चार्ट से आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। आज के चैप्टर में इतना, इससे आगे का कंसेप्ट कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।